डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ इंसम इंटरनेशनल स्कूल। मेरा नाम है दीपक और आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर सेकंड चल रहा था हमारा और पार्ट 4 आज करेंगे। अब से पहले तक हमारा प्रीवियस सेशन तो था, हमने उसमें देखा था कि जो खेती के नए तौर तरीके इजाद होना शुरू हो गए थे। क्यों? क्योंकि राजा ने टैक्स जो है वो बढ़ा दिया था। उससे थोड़ा सा पहले हमने देखा कि राजा को जनता जो है वो ज्यादातर मायनों में पसंद नहीं करती थी। खरी खोटी सुनाई उसको, है ना। जब वो भेष बदल कर अपने राज्य में गया कि देखूं आखिर जनता मेरे बारे में सोचती क्या है, और जब पता लगा तो उसका मुंह पीला पड़ गया, है ना। तो उसी से आगे हमारे पास अब कुछ एविडेंस है। देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम डिफरेंसेस इन रूरल सोसाइटी। अर्बन सोसाइटी के बारे में हम देख चुके थे और गांवों के कुछ इलाकों के बारे में हमने देखा, जंगल के बारे में देखा। अब इनमें डिफरेंस क्या था, लेट्स सी। While these technologies often led to an increase in production, the benefit were very uneven, है ना। पिछले तक हमारा यही था कि भाई वहां के किसानों ने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए नए तौर तरीके अपनाए कि भाई जहां पर वेट लैंड है, पानी अधिक है, वहां पर तो क्या हुआ था भैया, लोहे के प्लग शेयर का यूज होना शुरू हो गया था, हलों का यूज होना शुरू हो गया था। और दूसरी तरफ जहां पर ड्राई प्लेसेस है, जैसे कि राजस्थान है, पंजाब है ना, थोड़ा डेजर्टी एरिया है, पानी की थोड़ी कमी होती थी, तो वहां पे इन हलों का जो यूज था वो पॉपुलर नहीं हो पाया एक टाइम तक, है ना। क्योंकि उसके बाद उन्होंने कैनाल्स बना ली, है ना, कुएं बना लिए थे और मतलब कि सिंचाई के नए नए तौर तरीके उन्होंने इजाद कर लिए थे, नहरों का निर्माण, नालियों का निर्माण। सो व्हाट इज एविडेंट is that there was a growing differentiation among people engaged in agriculture stories, especially within the Buddhist tradition. Refer to landless agriculture laborers, small peasant as well as large labor landholders. तो देखो, ये बताता है उस वक्त के समाज के बारे में। तो कुछ बुद्धिस्ट ग्रंथों में दिया गया है, कुछ ताम्रपत्रों में, कुछ अभिलेखों में हमें इनकी जानकारी मिलती है। अब हुआ क्या, सभी लोगों के पास तो जमीनें नहीं होगी, सभी खेती करने के काबिल नहीं होंगे, है ना। तो उनमें से कुछ ऐसी सोसाइटीज भी होती थी जिनके पास जमीनें नहीं है, और जमीनें हैं तो वो जमींदारों के अधीन है, और या फिर वहां का जो लैंडलॉर्ड है उसके पास जमीन है और उसकी खेती पे कोई दूसरे जो लोग हैं वो खेती करते हैं। कुछ इस तरह का समाज हमें वहां देखने को मिलता है। सो जैसा कि हमने देखा, व्हाट इज एविडेंट is that there was a growing differentiation among people engaged in agriculture stories. So especially within the Buddhist tradition, refer to landless agricultural laborers, small peasants as well as large land holders, है ना। जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है या फिर बुद्धिस्ट ग्रंथ जिनको कह लो, किनको रेफर करता है, किनके बारे में बताते हैं? एग्रीकल्चर लेबर्स के बारे में, छोटे किसानों के बारे में, या फिर जो बड़े जमीनों के मालिक थे जिन्होंने कुछ कर्ज देकर किसी तरह से जमींदारी व्यवस्था, सामंती व्यवस्था से अपनी जमीनें जो हैं वो अपने कब्जे में कर रखी थी, या फिर पावर के तौर पर अपनी पावर का यूज करके जो लैंड ओनिंग है वो कर रखी थी। द टर्म गहपति, एक टर्म यूज होती है गहपति, वो कौन से है? पाली टेक्सेस के अंदर। मतलब कि जिस तरह हमें संस्कृत एविडेंस मिलते हैं, ब्राह्मी लिपि के एविडेंस मिलते हैं, उसी प्रकार तमिल, तेलुगु के साथ साथ पाली टेक्स्ट जो है उसमें मिला है गहपति वर्ड, जिसको सिंपली अगर मैं आपको बताऊं तो वो एक घर का मुखिया के रूप में है। मतलब कि जिस जमीन पे वो रहता है उस जमीन पर रहने वाले सभी लोग उसके अंडर में, चाहे वो उनकी वाइफ हो, बच्चे हो, वहां काम करने वाला नौकर हो, या फिर उनके स्लेव्स ही क्यों ना हो, वो सारे उनके क्या हो जाएंगे? अंडर हो जाएंगे, और वो इन सबका मास्टर हो जाएगा। समझ रहे हो? सो द टर्म गहपति वाज ऑफन यूज्ड इन पाली टेक्सेस टू डेजिग्नेट द सेकंड एंड थर्ड कैटेगरीज एंड द लार्ज लैंड होल्डर्स एज वेल एज द विलेज हेडमैन। जैसे कि विलेज हेडमैन, अगर लैंड होल्डर की बात करूं मैं, तो वो कौन होता था? जिनके पास ज्यादातर या फिर ज्यादा जमीनें हैं पूरे के पूरे गांव में। सो हुज पोजीशन वाज ऑफन हेरिडिटी, इमर्ज एज पावरफुल फिगर एंड ऑफन एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर अदर कल्टीवेटर्स। अब वो लैंड होल्डर तभी बना ना जब उसके पास पावर थी। क्या करा?
अपनी पावर का यूज करके जो जमीनें उसके हक में आ सकती थी उनको लिया। अब वो क्या है, उन सभी जमीनों का मालिक बन के बैठा है। और जाहिर सी बात है कि भैया जो बंदा उन जमीनों के मालिकाना हक रखता है तो वो वहां का कल्टीवेशन जो है वो भी कंट्रोल करेगा, वहां की खेती बाड़ी वही कंट्रोल करेगा, और वहां पर जो छोटे किसान काम कर रहे हैं, जो मजदूर काम कर रहे हैं, उनका कंट्रोल भी उसी लैंड होल्डर के पास होगा। यही हमें बताता है कि हमने ये तो देख लिया था लास्ट सेशन में कि किसानों ने खेती बाड़ी के जो तौर तरीके थे वो बढ़ाने, अच्छे करने शुरू कर दिए थे, परंतु हमें दूसरी तरफ के तौर तरीकों के बारे में नहीं पता कि वहां पर भी कुछ ऐसा हो रखा था कि हर किसान के पास अपनी जमीनें नहीं थी, या फिर हर कोई किसान जो है वो बड़ी बड़ी या फिर लार्ज लैंड का मालिकाना हक नहीं रखता था। तो उस केस में हम क्या देखते हैं, छोटे किसान, छोटे मजदूर, स्लीव्स, है ना, या फिर छोटे मोटे काम करने वाले लोग, ये सारे भी उस सोसाइटी में शामिल थे जो गृहपति या फिर लैंड होल्डर के अंडर में आते थे। गृहपति घर का मालिकाना हक रखने वाला, और लैंड होल्डर जिनके पास ज्यादातर जमीनें थी। इन दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर आप गृहपति वर्ड यूज करते हो तो भी मास्टर के लिए आता है, लैंडलॉर्ड अगर यूज करते हो तो जमीन के मालिकाना हक के लिए आता है। करेक्ट। सो अर्ली तमिल लिटरेचर, द संगम टेक्स्ट, ये आपको याद रखना है। संगम ग्रंथों में क्या लिखा गया, आल्सो मेंशन different categories of people living in the villages, different categories of people, है ना, डाइवर्सिटी की जब हम बात करते हैं तो देखो भारत में देख लो, प्रेजेंट टाइम में इंडिया में कितनी डाइवर्सिटी है, लोगों के नाम पे, फूड के नाम पे, कल्चर के नाम पे, है ना। इवन ज्योग्राफिकल एरिया जो है वो भी बहुत डाइवर्स है। हर जगह जो जमीनें हैं वो प्लेन्स नहीं है, स्लिप स्लोप भी है ना, डेक्कन प्लेट्यू भी है, और माउंटेन्स वाला भी है। सब तरीके के लैंड जो है अपने इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। मिनरल्स की बात करो तो वो भी सिंगल नहीं है, वो भी डाइवर्स है अलग अलग तरीके से, है ना। बिल्कुल इसी तरह सो लिविंग इन द विलेजेस लार्ज लैंड ओनर्स और वेल्लार, प्लगमैन, उजवर एंड स्लेव्स और आदिमाई, it is likely that these differences were based on differential access to land, labor and some of the new technologies, कि जिस तरह जो जिन संसाधनों रिसोर्सेज का यूज कर रहा है उसका नाम उसी तरह से रख दिया गया। जैसे कि मैं अगर बात करूं, मैं लार्ज लैंड ओनर या फिर वेल्लार जिनको हम कहते हैं, ये कौन थे, ये गांव के मुखिया के मान लो जिनके पास ज्यादातर जमीनें थी। देन प्लग शेयर या फिर किसान, छोटे किसानों के बाद में बात करते हैं, या फिर जो हल चलाने वाले, स्लेव्स और आदिमाई, ये वो लोग हैं जो छोटे मोटे या फिर लेबर का काम करते थे, है ना। और वही इनका नाम किस पर है कि वो कितना लैंड जो है उसको एक्सेस करते हैं। करेक्ट। एंड सम ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजीज, अब न्यू टेक्नोलॉजीज का मतलब क्या है कि भैया नए तौर तरीके, वो चाहे खेती में ले लो, भवन निर्माण के ले लो, जमीनों के ले लो, है ना, या फिर वहां की इकोनॉमिक सोसाइटी के बारे में ले लो। सो इन सच ए सिचुएशन क्वेश्चंस ऑफ कंट्रोल ओवर लैंड मस्ट हैव बिकेम क्रूशियल एज दिस वर ऑफन डिस्कस्ड इन लीगल टेक्सेस। और ये प्रमाण हमें मिलते हैं कि ये चीजें बहुत क्रूशियल हो गई थी। क्रूशियल इन द सेंस कि देखो, पावर जो है ना, सत्ता हाथ में आने के बाद अच्छे अच्छे व्यक्ति का दिमाग जो है वो खराब कर देती है। सिंपल सा एग्जांपल अगर आपको दूं मैं, है ना, अच्छा खासा एग्जांपल देता हूं मैं आपको, है ना। 10th में आपने पढ़ा होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन, है ना, उसके अंदर 9th में आपने पढ़ा होगा, है ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन 9th में पढ़ा था, और उसमें एक टॉपिक आता राइन ऑफ टेरर, है ना। राइन ऑफ टेरर पढ़ते हैं, उसमें एक बंदे का नाम था रोबेस्पियर। क्या नाम था सर? रोबेस्पियर था, है ना। कहने को पहले तो वो क्रांतिकारी था, परंतु जैसे ही सत्ता उसके हाथ में, वो क्या बन गया, वो वही एरिस्टोक्रेट बन गया ना, जो बाद में लोगों को मार रहा था, और अपने शासनकाल में कितने लोगों को वो सूली पे चढ़ा चुका, है ना, उस गला कटवा चुका था। तो उसी प्रकार जो ताकत है वो आदमी का क्या कर देती है, दिमाग खराब कर देती है, और यही वो हुआ। सो कंट्रोल ओवर लैंड मस्ट हैव बिकम क्रूशियल, उस तरह हो गया था। एंड दिस वर ऑफन डिस्कस्ड इन लीगल टैक्सेस, और उन लीगल टैक्स में भी इनके प्रमाण मिलते हैं। अब साथ में हम ये भी प्रमाण देखेंगे कि जमीनें किनको अलॉट की गई थी या फिर किनको दान दी गई थी। सो दान के एविडेंस, है ना, लैंड ग्रांटिंग के एविडेंस, वो हमें देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात
या फिर हैरान कर देने वाली बात यह होगी कि प्रभावती गुप्त नाम की एक महिला है ना, जो चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी है। क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी। और जब हम इन समाज के बारे में स्टडी करते तो हमने कहीं ऐसा देखा है क्या कि महिलाओं को भी जमीन के अधिकार थे? नहीं, हमने कहीं नहीं देखा। हमने देखा है कि जो महिलाएं हैं वो क्या होती थी, वो प्रॉपर्टी होती थी। किनकी? जो लैंड ओनर या फिर गृहपति, जो वर्ड हमने यूज किया है, इनकी प्रॉपर्टी के रूप में थी। मतलब कि महिलाओं को कोई अधिकार नहीं था, है ना। उस जमाने में हमें प्रभावती गुप्त के द्वारा जमीन को दान किए गए एविडेंस मिलते हैं, वो हम इसी में देखेंगे, आगे देखेंगे। करेक्ट। अब आगे, सो द इंपोर्टेंस ऑफ बाउंड्रीज। और अगर मैं सिंपल वे में बात करूं तो बाउंड्री की इंपॉर्टेंस क्या होती है? सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। अगर 1-2 मीटर का भी फर्क आ जाए बाउंड्री में तो झगड़े शुरू हो जाते हैं, है ना। चाहे परिवार में देख लो, चाहे सरकार में देख लो, या फिर चाहे स्टेट, इंटरनेशनल, कोई भी बाउंड्रीज में देख लो, बाउंड्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अब यहां पर जो बाउंड्री की इंपॉर्टेंस है, हमें पता लगेगा कि उस टाइम पीरियड में क्या इंपॉर्टेंस थी और किस तरह से जो लोग हैं वो बाउंड्री का इंडिकेशन किया करते थे। आज क्या होता है, दीवार चिनवा दो, नहर खुदवा दो, या फिर वो तार जो है तारबंदी कर दो, है ना, बाउंड्री के सिंबल से पिलर बना दो। परंतु इस समय अलग था। द मनुस्मृति, मनुस्मृति जिस प्रकार तमिल लेख है ना, पाली लेख है, उसी प्रकार मनुस्मृति है। इज वन ऑफ द बेस्ट नॉन लीगल टेक्स्ट। इनको आप उस समय के भारत का संविधान भी कह सकते हो। सो ऑफ अर्ली इंडिया रिटन इन संस्कृत एंड कंपाइल्ड बिटवीन सी सेकेंडरी बीसी एंड सी सेकेंडरी सेंचुरी सीई के बीच का इसका टाइम था, जिसको उस समय के भारत का संविधान भी कहा जाता है। सो इंपोर्टेंट। सो दिस इज व्हाट द टेक्स्ट एडवाइज द किंग टू डू। और इसके अंदर जिस प्रकार हमने सुना होगा, शायद आपने सुना होगा कि चाणक्य ने जो अपनी किताब लिखी थी अर्थशास्त्र, उसके अंदर राजा को क्या करना चाहिए उसके बारे में बताया गया था। बिल्कुल मनुस्मृति है उसी प्रकार का संविधान है जिसमें बताया गया कि एक राजा को क्या क्या करना चाहिए। तो ज्यादातर राजा को तो एडवाइस तो यहीं से मिलती थी कि क्या करना चाहिए। सो सीइंग दैट in the world controversies constantly arise due to the ignorance of boundaries। कहते हैं भैया ये विश्व में जो लगातार ये जंगें हो रही है, कंट्रोवर्सीज हो रही हैं कि बाउंड्री को इग्नोर करने के बाद से ही शुड क्या करना चाहिए राजा को? हैव कंसील्ड बाउंड्री मार्कर्स ब्यूरिड। पत्थर को जमीन में गाड़ के, हड्डियों को गाड़ के, गाय के बालों को गाड़ के, चाफ को डाल के, राख को, पोस्टर्स, ड्राइड काव डंग, सूखा गोबर, ईंटें, कोयला, पेबल्स एंड सैंड, मिट्टी वगैरह, ये सब गाड़ के मार्किंग कर देनी चाहिए किसकी? बाउंड्रीज की। तो इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो डिस्पैच हो जाती है मिट्टी में, कुछ चीजें बच जाती हैं। तो क्या हम इससे पुख्ता प्रमाण लगा सकते हैं बाउंड्रीज का? शायद हाँ भी और शायद नहीं भी। सो यू शुड ऑल्सो हैव अदर सिमिलर सब्सटेंसेस दैट वुड नॉट डिके इन द सॉइल। ये बहुत अच्छी बात कही। ब्यूरिड एज हिडन मार्कर एट द इंटरसेक्शंस ऑफ बाउंड्रीज। उसको ऐसे कुछ मार्कर या फिर ऐसे कुछ थिंग्स का यूज करना चाहिए जो समय के साथ डिके ना हो, है ना, खराब ना हो, या फिर जमीन के अंदर डिकम्पोज ना हो जाए, डिस्पैच ना हो जाए। तो उस तरह के कुछ सिंबल्स का इनको यूज करना चाहिए। किसको? राजा को। किस लिए? बाउंड्री को मार्क करने के लिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि इस टाइम पे बाउंड्री को लेकर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी थी। वो हमें तो पता है, ये मेरा साम्राज्य, हमारा साम्राज्य, वो तेरा साम्राज्य, अधिपत्य कर लिया, अधिकार कर लिया, जंगें लड़ ली, तो कंट्रोवर्सी तो था बाउंड्रीज वाला मैटर, है ना। तो इसीलिए राजा को पूरे तरीके से निर्देश दिए गए थे कि आपको ऐसा करना चाहिए। सो वोट दिस बाउंड्रीज मार्कर हैव बीन एडवोकेट टू रिजॉल्व डिस्प्यूट? पूरी तरह से नहीं, है ना, कि क्या ये मार्कर्स इंडिकेट्स जो हैं पूरी तरह से बाउंड्री प्रॉब्लम को सोल्व करने में हेल्प करते थे क्या? शायद नहीं, है ना। कोई बोले भाई मेरे को बाउंड्री से मतलब ही नहीं है, मेरे को पूरा का पूरा राज्य हत्याना है, साम्राज्य हत्याना, तो फिर उसका क्या कर लोगे, है ना। तो हमने देखा था गृहपति का वर्ड, बीच में गृहपति आया था,
तो देखो उसका मीनिंग है अगहपति वाज द ओनर, मास्टर और हेड ऑफ ए हाउस होल्ड हु एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द वुमेन, चिल्ड्रन, स्लेव्स एंड वर्कर्स हु शेयर्ड अ कॉमन रेजिडेंस। मतलब एक ही घर में रहने वाले जितने भी लोग हैं उन सब का मास्टर कौन होता है? गृहपति, घर का मुखिया। सॉरी, he was also the owner of the resources, land, animal and other things that belonging to the household, and sometimes the term was used as a marker of status of man belonging to the urban elite, including wealthy merchants। मर्चेंट हो, दुकानदार हो, कोई बिजनेसमैन हो, है ना, उन सभी को जो एक अच्छा या फिर एक घर का ऑनर ही कह दो, है ना, घर का ऑनर, घर का मुखिया, या फिर एक मुखिया जिसका घर अच्छा है, जमीन अच्छी है, या फिर बिजनेस चल रहा है, तो उसको एक गृहपति के नाम से वर्ड से इंट्रोड्यूस करते थे। और हम कहे तो भाई घर का मुखिया, सिंपल सी बात, करेक्ट। तो घर का मुखिया कौन होता था? घर का मुखिया ही गृहपति होता था। अभी छोटा सा बुक में आपके एक पिंक कलर के बॉक्स में दे रखा है कि गांव में जीवन जो है वो कैसा हुआ करता था, लाइफ इन ए स्मॉल विलेज। क्योंकि हमने अर्बन देखा, रूरल देखा, सर उसमें तो गांव का आ गया था ना, गांव का आया था, पर हमने सिर्फ एक चीज के बारे में बात करी थी, वो है छोटे किसानों के बारे में, करेक्ट। वो भी हमने देखा थे, पर वो करते क्या थे? सर राजा के अंडर में काम करते थे। उसके अलावा क्या इतना ही समाज था? क्या इतने ही तरह के लोग रहते थे? नहीं ना, बहुत तरह के लोग रहते समाज के अंदर। तो उसी का एक छोटा सा अंश हमारे पास है। द हर्ष चरित्र इज अ बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धना। तो एक बात आपको याद रख लेनी चाहिए अब से कि देखो, जो राजा हर्षवर्धन है, कन्नौज के शासक थे, है ना, उनकी बायोग्राफी है जिनका नाम है हर्ष चरित्र। क्या नाम है? हर्ष चरित्र। लिखी किसने है? उनका एक राज्य कवि था बाणभट्ट, उसने लिखी है। मतलब कि सामान्य सी बात है, कन्नौज के शासक हर्षचरित्र की बायोग्राफी जो है वो उनके राजकवि बाणभट्ट ने लिखी है ना। हर्षचरित्र कहाँ के शासक थे? हर्षचरित्र कन्नौज के शासक थे। ये हमारे पास उस समय के भारत के मानचित्र का, भारत का मानचित्र है जिसमें हमारे पुराने जितने भी जगह थी उनके नाम है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इस तरफ देखोगे आप भारत का उत्तरी इलाका, उत्तरी इलाके में क्या है सर? कन्नौज है। क्या है? कन्नौज है। इसके अलावा मैप हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उस समय के जितने भी जनपद और जितने भी राज्य थे उन सब राज्यों के नाम यहां पर मार्क किए गए हैं। आपको मैप नंबर 3 आपके चैप्टर 2 नंबर मिल जाएगा, जिसमें आपको इंपोर्टेंट जो राजधानियां थी, जो इंपोर्टेंट पावरफुल रूलर्स थे, उनके नाम याद रखने ही चाहिए, है ना। खासकर 16 महाजनपदों के नाम पूछे जा सकते हैं। सो अब हुआ क्या? सो द रूलर ऑफ द कन्नौज composed in a Sanskrit by his court poet Banbhatta, c 7th century C. So this is an excerpt from the text, an extremely rare representation of life in settlement on the outskirt of a forest in the Vindhyas। देखो सीधी सी बात है कि हमने एक समाज की बात करी थी, इसमें जो उल्लेख मिलता है हमें डिस्क्रिप्शन, वो मिलता है विंध्यास पर्वत श्रेणियों का, है ना। अगर मैं आपको एक रफली मार्क करूं तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है वो शायद इस तरफ ही है भारत के अंदर, करेक्ट है ना। यहां पर इस इलाकों में, जंगलों में रहने वाले, जंगल के बाहरी इलाकों में रहने वाला जो सेटलमेंट था, जो समाज था, उसके बारे में जानकारी मिलती है। So the outskirts being for the most part like forest and many parcels of rice land, threshing ground and arable land were being apportioned by small farmer। छोटे किसानों द्वारा जो भी है वो इस लैंड का यूज करते थे, इन द सेंस कि आप इनको कह सकते हो कि बहुत छोटा ग्रुप जो था किसानों का वो यूज करते थे, जो शायद इन समाजों से कोई ताल्लुक ना रखते हो। मतलब कि इनका पूरा बाहरी रिहायशी इलाका जहां पर वो वहीं रहते हैं, वहीं छोटी मोटी खेती करते हैं और अपना गुजारा जो है वहीं चलता है, जो उसी से कर लेते हैं, है ना। कहां के शासक हैं भैया? कन्नौज के शासक हैं हर्षवर्धन। कौन है सर? हर्षवर्धन। अभी तो आपने बताया था, है ना। तो हर्षवर्धन की बायोग्राफी है हर्ष चरित्र। क्या है? हर्ष चरित्र। लिखी किसने सर? उनके कोर्ट पोइट ने लिखी है। किसने? कोर्ट पोइट, जिसका नाम था बाणभट्टा। क्या था? बाणभट्टा।
भट्टा। और कौन सी लैंग्वेज में है वो सर? संस्कृत लैंग्वेज में है। कौन सी लैंग्वेज में है? संस्कृत लैंग्वेज में। तो ये इतना हमें याद कर लेना चाहिए और एक शॉर्ट नोट में आप इसको इजीली लिख सकते हो। तो इतना पूरा डिस्क्रिप्शन आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। बताया क्या है? बताया सर वो विंध्याचल जो पर्वत श्रेणियां हैं वहां जंगलों में रहने वाले जो छोटे किसान हैं उनके बारे में बताया गया इन द सिंपल वर्ड। It was mainly spat culture owning the difficulties of plugging the sparsely scattered field covered with grass with their few clear spaces, their black soil stiff as a black iron. There were people moving along with the bundles of bark, countless sacks of plugged flower, loads of flax and hemp bundles, quantities of honey, peacocks, tail feathers, gathers of wax, logs and grass, village wives hastened and root of neighboring village, all intent on thoughts of sale and bearing on their head baskets filled with various gathered forest। मतलब कि सिंपल सी बात बताऊं, ये एक गांवों की जनजाति है जो विंध्याचल श्रेणियों में रहते हैं और इनका काम क्या है? छोटी मोटी खेती करना, मोर के पंख बीनना और जो घरेलू उद्योग है, छोटे जो उद्योग है, छोटे मोटे जो काम है वो करना, बास्केट बनाना, फलों को इकट्ठा करना, फूलों को इकट्ठा करना, उनका जूस बनाना, शहद इकट्ठा करना और वो सब लेके उन गांवों में बेचना और अपना गुजारा करना, है ना। एक जनजाति जिस तरह से काम करती है उसी प्रकार से इनको बताया गया है। सो हाउ वुड यू क्लासिफाई द पीपल डिस्क्राइब इन द टेक्स्ट इन द टर्म ऑफ देयर ऑक्यूपेशंस? किस तरह से आप, इनका ऑक्यूपेशन क्या था? सर कोई फिक्स्ड ऑक्यूपेशन नहीं था, वो जंगलों में मिलने वाले जितने भी रिसोर्सेज थे उनका यूज करके अपना जीवन चला रहे थे, है ना। एक जनजाति के रूप में बोलूं या फिर हर्डर्स के रूप में बोलूं। सो अब हमारे पास आता है लैंड ग्रांट्स एंड न्यू रूरल इलाइट्स। अब ये है हमारे पास एविडेंस भूमि दान का। अगर आप ध्यान से देखो हमारे पास क्या है सर? एक अभिलेख है, इंस्क्रिप्शन है ना। पत्थर है क्या? नहीं सर, है ना। इसकी चमक देख के लगता है हमें ये कॉपर का है ना। कॉपर का है, बिल्कुल है सर, कॉपर का ही है। और किसका है, किसने लिखा है? लेट्स रीड। फ्रॉम द अर्ली सेंचुरीज ऑफ कॉमन एरा वी फाइंड ग्रांट्स ऑफ लैंड बीइंग मेड। भाई भूमि दान के जो एविडेंस है मिले हैं, बिल्कुल। मैनी ऑफ which were recorded in inscription. Some of these inscription were on stone but most were copper plates, है ना। अब देखो ये था किस तरह कि राजा क्या करते थे? एक्चुअली राजा नहीं करते थे। अगर हम थोड़े से पेज पीछे जाएं, है ना, पीछे जाएं, हाँ देखो एक लेख है मनुस्मृति, जिसको उस समय का संविधान कहा जाता था, जिसमें राजा को आदेश दिया गया है कि राजा को अपनी बाउंड्रीज को एक इंडिकेट करने के लिए ऐसा करना चाहिए ना। तो बिल्कुल जब कॉमन एरा स्टार्टिंग के समय में कुछ ऐसा ही यहां पर था। क्या था कि जो ब्राह्मण थे उनका दबदबा इस तरह से था कि वो राजा को सलाह देते थे कि भैया एक राजा को राजा होने का फर्ज निभाना चाहिए, दान देना चाहिए, गायों की सेवा करनी चाहिए, है ना, लोगों की सेवा करनी चाहिए, अपने राज्य को बचाना चाहिए, सीमा को मजबूत करना चाहिए, सेना को रखना चाहिए, शासन इस तरह का होना चाहिए। तो उसमें राजा जो है इन ब्राह्मणों की बात, इन लोगों की बात जो है वो बहुत ज्यादा मानते। और इन्हीं के पुस्तकों में उल्लेख है कि राजा को समय समय पर क्या करना चाहिए? दान करना चाहिए, जिससे राजा पर चढ़ा गया पाप जो है वो कम हो। और दान पुण्य से साथ में क्या होगा भाई? जनता जो है वो राजा को अच्छा राजा समझेगी और राजा के प्रति वफादारी जो है वो प्रकट करेगी, वो शो करेगी, है ना, रिस्पेक्ट शो करेगी और लॉयल्टी शो करेगी जनता राजा के लिए। तो इसी एविडेंस में क्या हो रहा था? इसी एविडेंस में राजा जो थे वो दान दक्षिणा वाला सिस्टम जो है वो यूज करते थे। कभी कुछ पूजा पाठ हुई, ये दान दे दो, कभी पूजा पाठ हुई, गायों का दान दे दो, कभी पूजा पाठ हुई, जमीनों का, महलों का, या फिर जो भी लैंड्स थे उनका दान करना। करेक्ट, बिल्कुल सही है। अब हमारे पास है कॉपर प्लेट फिगर 2.13, आपकी बुक में मिल जाएगा। अ कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन फ्रॉम कर्नाटका 6th सेंचुरी। कहां से मिली है सर? कर्नाटका से मिली है। तो कर्नाटका, केरल, ये वाला जो साउथर्न रीजन है, यहां पर मोस्ट ऑफ इंस्क्रिप्शन हमें मिलेंगे कॉपर
प्लेट्स पर। इसके अलावा दूसरे इलाकों में हमने देखा था अशोक के अभिलेख देखे पत्थरों पर थे, पिलर पर थे। अफगानिस्तान का अभिलेख, अफगानिस्तान की मूर्ति किस पर थी सर? पत्थरों पर थी, अभिलेख पर थी। और ये एविडेंस है भूमि दान के, जमीन क्या ग्रांट करने के। तो ऑब्वियस सी बात है कि इनको यूं सेफ रखा जाएगा कि हाँ राजा ने दान दिया था, और जब राजा दान कर ही रहा है तो एविडेंस इसके बचे होने चाहिए। भाई जनता को पता होना चाहिए कि क्या कर रहा है राजा, दान कर रहा है। करेक्ट, इज्जत बढ़नी चाहिए भाई की। So which were probably given as a record of transaction to those who received the land, है ना? जो लैंड रिसीव करते थे उनका ट्रांजेक्शन, जैसे आज हम फोन पे ट्रांजेक्शन करते हैं ना, दिया गया लिया गया, तो इस बंदे ने लिया है, ट्रांजेक्शन नंबर, यूटीआर नंबर, कितनी तारीख को किया गया, कितने टाइम पर किया गया, कितने रुपए किया गया, तो वो सब एविडेंस यहां पर मिलते थे बिल्कुल उसी फॉर्मेट में। So the records that have survived are generally about grants to religious institution or to brahmanas. बात आ गई ब्राह्मणों की। And most inscription were in Sanskrit, क्योंकि उस समय की भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी। In some case and especially from the 7th century onward, part of inscription was in Sanskrit while the rest was in local language such as Tamil or Telugu. 7th सेंचुरी के बाद के जितने भी ग्रंथ देखने के मिलेंगे आपको वो सारे संस्कृत में मिलेंगे, उससे पहले के तमिल तेलुगु जो कि उनकी लोकल लैंग्वेज थी। सो लेट अस लुक एट वन सच इंस्क्रिप्शन मोर क्लोजली। अब बात करते हैं यहां पर एक सबसे एक इंस्क्रिप्शन की, जिनके बारे में आपको बता देता हूं, है ना। तो देखो बुक के अनुसार क्या है, ये रहा इंस्क्रिप्शन। और अगर इंस्क्रिप्शन के बारे में बताऊं तो अगर जूम करूं, है ना, तो ध्यान से देखो। आप क्या ये लैंग्वेज समझ में आ रही है? क्या समझ में आ रही है? नहीं सर, समझ में तो नहीं आ रही, बट हाँ बुक ने बोला था ध्यान से देखना है, तो हम इसको ध्यान से देख रहे हैं। देख रहे हैं क्या ध्यान से? हाँ सर देख तो रहे हैं। सो देखो अब मैं आपको एक अभिलेख बता देते हैं। ये है आपकी प्रभावती, आपकी नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। प्रभावती गुप्ता वाज द डॉटर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर्स इन अर्ली इंडियन हिस्ट्री। अर्ली इंडियन हिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर कौन था सर? चंद्रगुप्त फर्स्ट द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय 374-415 डेट इंपोर्टेंट है, याद करना। शी वॉज मैरिड इंटू अनदर इंपोर्टेंट रूलिंग फैमिली दैट ऑफ वाकटक्ष। देखो वाकटक वंश था, उस वंश में इनकी शादी हुई थी, और वाकटक वंश का व्यक्ति था जिसका नाम था रुद्रसेन। क्या नाम था? रुद्रसेन नाम था, और रुद्रसेन से प्रभावती की शादी हुई थी, है ना। तो यदि नाम नहीं दिया गया तो ये लिख लेना कि वाकटक वंश का राजा था रुद्रसेन, जिससे प्रभावती गुप्त की शादी हुई थी। प्रभावती गुप्त कौन थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, जो कि 375 से लेके 415 सी तक जिसका शासन काल था चंद्रगुप्त द्वितीय का, है ना। और इनका ही हमें अभिलेख मिलता है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। करेक्ट, बिल्कुल। सो हु वर पावरफुल द डेक्कन। अब बात आएगी सर वाकटक वंश है, रुद्रसेन है, कहां का शासक था? जैसा कि हमने कहा चंद्रगुप्त द्वितीय है, पावरफुल है, तो शादी भी किससे करेगा? एक पावरफुल रूलिंग फैमिली होनी चाहिए ना। तो कहां के शासक थे? वो दक्कन के शासक थे। सर मैप नंबर 3 देखो, अभी देख लेते हैं। अब मैप नंबर 3 हमने देखा कि सर इसमें तो नहीं कहा गया, पर वर्तमान में दक्कन प्लेट्यू का जो इलाका हम मानते हैं, जो दक्कन प्लेट्यू का इलाका हम मानते हैं, तो जनरली ये वाला इलाका जो है वो दक्कन प्लेट्यू में हम काउंट करते हैं। तो मतलब कहां के शासक थे सर? दक्कन प्लेट्यू के शासक थे। तो अगर आप ध्यान से देखो यहां पर एक वाकटक्ष नाम लिखा हुआ है, मतलब वाकटक वंश था, इनका राजा था रुद्रसेन, है ना। रुद्रसेन यहाँ का शासक था, जिससे प्रभावती गुप्त की शादी हुई थी। तो हमने कहा समझा सर? हमने मैप में समझा। बिल्कुल समझ लिया, बहुत अच्छे समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, मजे आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं सर। सो अकॉर्डिंग टू संस्कृत लीगल टेक्स्ट, वुमेन वर नॉट सपोज टू हैव इंडिपेंडेंट एक्सेस टू रिसोर्सेज सच एज लैंड। सर ऐसा क्यों? क्योंकि देखो हमने अब तक जितने भी इंस्क्रिप्शन देखे हैं संस्कृत के, पाली के, किसी में भी हमें ऐसा एविडेंस नहीं मिलता है कि महिलाओं को शासन व्यवस्था में इंटरफेयर करने का, जमीन का मालिकाना हक रखने का,
या शासन व्यवस्था चलाने का अधिकार था, है ना। अब यहां पे क्या हुआ, यहां पे चंद्रगुप्त द्वितीय है भाई साहब, द मोस्ट पावरफुल एम्पायर। किसी की हिम्मत है क्या बोलने की इसके सामने? नहीं, इसकी बेटी है भाई साहब, है ना, इसकी पुत्री है, इनके पास राइट से प्रिविलेज मिले हुए हैं। कौन से? बर्थ प्रिविलेज। तो शासन करेगी भैया। पप्पा की सारी औलाद किसकी है? जमीनें किसकी है? पापा की सारी जमीनें बेटी की है, तो बस बेटी ने दान दिया है, उसका एविडेंस हमें मिलता है। So, however, the inscription indicates that Prabhavati had access to land which she then granted, जिसको बाद में उसने दान दिया था। So this may have been because she was a queen, one of the few known from early Indian history. अर्ली इंडियन हिस्ट्री में बहुत कम ऐसी महिलाएं हैं जिनको रानियों की उपाधि दी गई है, जिनमें से एक है क्वीन प्रभावती गुप्ता। And her situation was therefore exceptional, and it is also possible that the provisions of legal text were not uniformly implemented. कि मतलब ये जो टेक्स्ट है हर जगह, लीगल टेक्स्ट मतलब क्या है, कानून जो है वो हर जगह बराबर शायद नहीं लगे हो, जैसे कि एविडेंस कौन सा, भूमिदान का। तो देखो यहां पर एक्स्ट्रा जानकारी मैं आपको बता दूं थोड़ी सी, है ना, थोड़ी सी तो क्या आधी बुक में है, आधी हमें पता लगनी है। चंद्रगुप्त सर बता तो दिया, शॉर्ट नोट लिख लो। द्वितीय की बेटी कौन थी सर? प्रभावती थी। कौन थी? प्रभावती गुप्त। ठीक, अब इनसे शादी किससे हुई? शादी हुई थी रुद्रसेन से। किससे हुई? रुद्रसेन से हुई, जो कि वाकटक वंश थे, संसिता, क्या है? वाकटक वंश से था। और इनका जो रूलिंग एरिया था, क्या था सर? इनका जो रूलिंग एरिया था वो था दक्कन प्लेट्यू, है ना, या तो दक्कन बोल दो या फिर विंध्यास। विंध्यास बोलोगे क्या? नहीं सर, दक्कन प्लेट्यू या फिर मिडल इंडिया, है ना, मध्य भारत के अंदर लोकेशन आपकी ट्रेस हो जाएगी। थोड़ा पूरा मध्य तो नहीं है, बट थोड़ा सा नीचे की तरफ हम देखने को मिलता है। ठीक है, इतना था। तो देखो यहीं पर हमें थोड़ी सी जानकारी ये मिलती कि प्रभावती गुप्त का एक अभिलेख था जिसको पूना अभिलेख कहते हैं। पूना इंस्क्रिप्शन मिलता है इसका। ठीक है, क्या मिलता है कि सर इसका एक पूना अभिलेख मिलता है। अब सर इसमें क्या है? इसमें कुछ नहीं है, इसमें इतना है कि ये जो अभिलेख है ये कॉपर इंस्क्रिप्शन है। क्या है? कॉपर इंस्क्रिप्शन है। सही है सर। ठीक है, अब इसमें इस अभिलेख में इस चंद्रगुप्ती सॉरी प्रभावती जो गुप्त है इसकी जानकारी ये मिलती है कि इसने क्या करा है, इसके जो श्रीगुप्त है इनको गुप्तों का आदि पुरुष कहा है। क्या है? व्यक्ति है श्रीगुप्त, है ना। कैसे लिखूं? श्रीगुप्त कहा है जिनको गुप्तों का आदि पुरुष कहा है। आदि पुरुष या फिर संस्थापक कह दो आप। ऑब्वियस सी बात है, चंद्रगुप्त की बात कर रही है। किसकी बात कर रही है सर? बिल्कुल चंद्रगुप्त की बात कर रही है सर। इसमें और क्या बताया है? अब इसने, अब जो रुद्रसेन था, रुद्रसेन कौन सा? फर्स्ट, यही आता है रुद्रसेन द्वितीय, है ना। रुद्रसेन द्वितीय को इसने धारण गोत्रीय मतलब कि ब्राह्मण की उपाधि दी है। सबसे पहले मैं बात करता हूं चंद्रगुप्त की, है ना। विष्णु ब्राह्मण का है इसने। तो देखो इसी अभिलेख में चंद्रगुप्त को इसने, है ना, ये कहते हैं कि चंद्र जो गुप्त है वो धारण गोत्रीय ब्राह्मण है। क्या है? धारण गोत्रीय ब्राह्मण है। कौन? चंद्रगुप्त। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य इसकी बात करिए। साथ ही साथ इसका जो पति है रुद्रसेन था। और ये कहते हैं कि रुद्रसेन द्वितीय वो विष्णुवर्धीय ब्राह्मण है। क्या है? विष्णु वृद्धीय ब्राह्मण है।
अब सर आपने पूना अभिलेख, इस अभिलेख की हमें क्या जरूरत थी? देखो जरूरत यूं थी कि हमने जस्ट अभी पहले बात करी, क्या सर, एक प्रभावती गुप्त के नाम की औरत थी जिसने क्या किया था, लैंड जो है वो ग्रांट किया था, है ना। साथ ही इसके द्वारा जब ये पता कर ही रहे थे तो हमने साथ ही साथ क्या देख लिया कि सर इसका एक अभिलेख और मिलता है, पूना का कॉपर इंस्क्रिप्शन, जिसके अंदर प्रभावती जो गुप्त थी इसकी शासन व्यवस्था तो नहीं बताई हमने, बट हमने ये बताया कि इसने किस किस को क्या कहा है, चंद्रगुप्त को क्या कहा है, धारणगोत्रीय ब्राह्मण रुद्रसेन द्वितीय को क्या बोला है, विष्णुवर्धी ब्राह्मण, मतलब कि अपने परिवार को ये ब्राह्मण गोत्रीय वंश का बता रही है। साथ ही इसने बताया है कि जो श्री गुप्त थे वही क्या है, गुप्तों के आदि पुरुष अर्थात के संस्थापक है गुप्त वंश के, ये इसमें उल्लेख मिलता है, ठीक है। और ये पूना का है कॉपर इंस्क्रिप्शन। इसके साथ हमें क्या जानकारी मिलती है, प्रभावती गुप्त की शादी हुई थी रुद्रसेन से, वक्त के राजा थे, रूलिंग एरिया क्या था, दक्कन प्लेटू, है ना, दक्कन का पठार, या फिर आप बोलो मिडिल इंडिया आप कह सकते हो, क्योंकि पूरा मिडिल में तो नहीं कहूंगा मैं, बट हाँ एक तरह से भारत के मानचित्र में बीचों बीच जहां विंध्याचल श्रेणी है उससे थोड़ा नीचे। अब चलते हैं उससे थोड़ी और जानकारी आगे जुटाते हैं। So the inscription also gave us an idea about rural population and these included brahmanas and peasants. अब ब्राह्मणों को दान में दिया है तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां के कुछ लोगों के बारे में जानकारी मिलेगी, किस तरह के लोग रहते हैं, as well as others who were expected to provide a range of produce to the king or his representatives, and according to the inscription they would have to obey the new lord of the village and perhaps pay him all these dues. सर इसका मतलब क्या है? अब मतलब बताता हूं आपको। देखो ये प्रभावती है ना, इसने एक जमीन जो है वो ग्रांट करी, दान में दी, किसको दी, ब्राह्मणा को दी, ठीक है। अब इस जमीन पर सपोज दैट इस जमीन के अंदर 6 गांव जो हैं, 6 विलेज जो हैं वो रहते हैं। संविधान में कैसे दे दी? क्यों? क्योंकि साम्राज्य किसका है? ये साम्राज्य है चंद्रगुप्त द्वितीय का और उसकी पुत्री है प्रभावती, तो मतलब कि ये उसकी ओनर होगी जमीन की, और ये राज्य जब उसका है तो मतलब क्या किया इसने, ये पूरी की पूरी जमीन, जिससे पहले टैक्स कौन वसूलता था, चंद्रगुप्त द्वितीय, वहां के टैक्स वसूलता था, अब उन्होंने प्रभावती ने जमीन दे दी है ब्राह्मणों को, मतलब कि यहाँ के जितने भी टैक्स होंगे वो सारे अब ये ब्राह्मण साहब जो हैं ये रिसीव करेंगे, और साथ ही साथ इस जमीन का अब नया लॉर्ड, नया राजा या फिर नया भगवान कौन हो जाएगा, जिसने ये जमीन जो है रिसीव की वो हो जाएगा। तो सारे टैक्सेस, सारे रेवेन्यूज किनको मिलेंगे, इन ब्राह्मण भाई साहब को मिलेंगे, करेक्ट। सो एंड परहैप्स पे हिम ऑल दीज ड्यूज, जो बाकी बचा हुआ है वो उसी को पे करना है। सो लैंड ग्रांट सच एज these one have been found in several parts of the country and there were regional variations in the size of land donated, ranging from small plots to vast stretches of uncultivated land, and the rights given to donees, the recipients of the grant, मतलब कि ग्रांट किए गए जमीनों के रिसिप्ट है या फिर ट्रांजेक्शन इंट्रोडक्शन। इसके अलावा केवल हमेशा ऐसा नहीं होता था कि पूरा गांव ही दे दिया, कभी ऐसी बंजर भूमि दे दिया, कभी कोई छोटा इलाका दे दिया, कभी मंदिर दे दिया, कभी कोई बिल्डिंग दे दी, ऐसे करके छोटे छोटे इलाके, या फिर डिपेंड करता है कि वो कितने खुश हैं या फिर किस हिसाब से उनका कार्य है ना। अगर कोई दैविक अनुष्ठान ऐसा है जिसमें बहुत बड़ी पूजा है ना, तो क्या करते थे, अच्छा बड़ा लैंड देते, साथ में गाय दान में देना, घोड़े दान में देना, ऐसे एविडेंस भी हमें मिले हैं। साथ ही साथ अगर छोटे अनुष्ठान है, छोटी पूजा है, तो कोई छोटा मोटा जमीन जो है उनको देते, चलो भाई रखो आप उसमें अपना रह लेना। इस प्रकार के एविडेंस यहां पर देखने को हमें मिलते हैं। देन द इंपैक्ट ऑफ लैंड ग्रांट्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ हीटेड डिबेट अमॉन्ग हिस्टोरियंस। ऑब्वियस सी बात है, हीटेड होगा कि ऐसा कैसे दे दिया, क्यों दे दिया, सब जगह क्यों नहीं दे रहे, इन जगह क्यों दिया है, एविडेंस कहां गए, पूरे प्रमाण नहीं है, सिर्फ इनके प्रमाण मिलते हैं, वहां के प्रमाण नहीं है, ऐसे करके। एंड सम फील दैट लैंड ग्रांट वर पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी अडॉप्टेड बाय रूलिंग lineages to extend agriculture to new areas, and others suggest that land grants were indicative
of weakening political power as kings were losing control over their samantas and they tried to win alliance by making grants of land. So they also feel that king tried to project themselves as a superman, as we saw in the previous section. Because they were losing control, they wanted to present at least a face of power. अब देखो हिस्टोरियंस क्या बोलते हैं, इतिहासकारों का मानना है कि अलग अलग तरीके से जो है वो लैंड ग्रांटिंग किए गए। पहली बात अगर मैं करूं तो पहली बात ये कहते हैं कि हो सकता है जो राजा थे, है ना, शासन व्यवस्था या फिर अगर उनको खेती बाड़ी और बढ़ानी है तो वो उन कुछ लैंड का मालिकाना हक कुछ लोगों को दे देते, जिससे वो क्या करते हैं, यहां पर फोकस करते और खेती बाड़ी के नए तौर तरीके करते थे। और दूसरे कुछ हिस्टोरियंस ऐसा मानते कि राजा जो है वो अपना कंट्रोल उन लैंड पर खोते जा रहे थे, है ना, अपनी पावर को लूज कर रहे थे सामंतास के लिए। तो क्या करते, वो उन कुछ लैंड्स को उन सामंतास को क्या करते थे, डोनेट करते थे, जिससे क्या होता, सामंत जो है वो उनके लिए क्या हो जाए, लॉयल हो जाए, और साथ ही साथ वहां पर रूल करने का उनका जो नहीं हो रहा था पहले, उसे छुटकारा मिले। सामंत था उनके लिए लॉयल, रूलिंग का एरिया किनके पास चला गया, सामंतास के पास चला गया, तो इससे क्या उनका किंगडम जो है वो स्ट्रांग होगा, है ना। इसी तरह से और कहीं पर मानते थे कि कुछ सामंता जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे, इसलिए सामंता को खुश रखने के लिए या फिर उनसे आर्मी वगैरह सब कुछ लेने के लिए या फिर उनको हैप्पी शैप्पी रखने के लिए वो क्या करते थे, लैंड उनको ग्रांट करते थे, चलो हाँ भाई तू रख, गिफ्ट है तेरा, ऐसे करके। तो कुछ ऐसे डिबेट जो है, हॉट डिबेट्स जो है इतिहासकारों में चलती रहती है, बट हमें इतना ध्यान रखना है कि हाँ, हमें जो एविडेंस दिए गए हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं वो बस इतना ही कहते हैं कि हमें कुछ लैंड ग्रांटिंग एविडेंस मिले जो इन केस में दिए गए थे, और एक्सेप्शनल केस क्या है, प्रभावती गुप्त ने दिए थे। मेन इंपॉर्टेंट बात है, अब क्यों दिए थे, क्योंकि वो रानी थी, और साथ ही साथ उसका पूना इंस्क्रिप्शन जो है उनके बारे में हमें लिखता है, पता चलता है। हालांकि पूना अभिलेख में उनके 10 सालों का जो रूलिंग टाइम था उनके पति के मरने के बाद, किनके, प्रभावती गुप्त के, उनके बारे में भी पता लगता, परंतु इतना हमें डीप में इसके जाना नहीं है ना। कहा जाता है कि भाई प्रभावती गुप्त का जो पति है वो डेड हो गया था और वो 10 वर्षों का शासनकाल जो था वो इन्होंने संभालता, और इसके अंदर उन्होंने क्या क्या किया उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है, मतलब कि राज्य संभालने के लेकर। तो ऐसे वो प्रभावती गुप्त जो है एक रानी के रूप में सामने आती है बाद में। पूना अभिलेख में यही बताया गया था, बट हमने छोटी मोटी बात करी। तो आज का सेशन जो है हम करते हैं यही फिनिश, ओके डन, और कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में इस चैप्टर को। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड ऑन विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। जय हिंद।